तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जितनी भी वीडियोस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट रेगुलर इंटरवल पर ला सकें। तो अब आपका डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द जनरल रेंज ऑफ पीरियड ऑफ ए सिग्नल। तो पूछा है कि रेंज क्या होता है आपका पीरियड का ऑफ ए सिग्नल, मतलब टाइम पीरियड बेसिकली पूछा है, कैसी वैल्यू होनी चाहिए। इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो जो टाइम पीरियड होता है वो पॉजिटिव तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि टाइम पीरियड हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल इन ए पीरियोडिक इंटरवल। तो एरिया पूछा है कि क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑप्शन ए था आपका। ऑप्शन बी है इट इज सेम एज द एरिया इन द प्रीवियस इंटरवल। सी इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, या डी इट इज स्क्वायर ऑफ द फंडामेंटल पीरियड। तो जो एरिया होती है पीरियोडिक सिग्नल की पीरियोडिक इंटरवल में वो सेम होती है जितना प्रीवियस इंटरवल में होगा। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर आप पीरियोडिक सिग्नल ले रहे हैं साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, या आप साइन ओमेगा की वैल्यू सपोज करो 1 कर लो, साइन टी का ग्राफ अगर आप देखो, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, फिर आप इसको रिपीट कर दो 2 पाई से ये, तो पूछा है 2 पाई, ये आपका 3 पाई और ये 4 पाई। ठीक है, एक बार इसको मैंने थोड़ा ढंग से बना दे रहा हूँ, देखो ये हुआ, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, ठीक है, ये साइन का कर्व है आपका। अब पूछा क्या था, एरिया क्या होनी चाहिए पीरियोडिक इंटरवल में। तो जितनी एरिया इस 0 से 2 पाई के बीच होगी उतनी एरिया 2 पाई से 4 पाई के बीच होगी। और अगर पूछ लिया जाता कितनी एरिया होगी तो 0, क्योंकि जितनी एरिया पॉजिटिव होगी उतनी एरिया नेगेटिव होगी। ये ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप, मैं इसको फिर से एक बार फिर से बना देता हूँ ढंग से प्रॉपर वैल्यूज लेके, देखो तो जितनी, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया रहता है उतना ही नेगेटिव में रहता है, इसीलिए ये देखो। तो वही पूछा गया था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल इन ए पीरियोडिक इंटरवल। इट इज सेम एज एरिया इन द प्रीवियस इंटरवल, जितना प्रीवियस इंटरवल में होगा उतना ही आगे, क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0 ये पाई ये 2 पाई, ठीक है, ये मान लो +1 ये -1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एन आइडियल करंट सोर्स, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आइडियल वोल्टेज सोर्स, ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स, या नन ऑफ द मेंशन। तो सबको पता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है आपका, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मतलब कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है प्रैक्टिकल, तो यहाँ एक वोल्टेज होगा, सपोज कर लो 2 वोल्ट, और उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा लेते हैं हम लोग आर, ठीक। तो यही होता है, और अगर आइडियल होता तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। फिर देखते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेस। अच्छा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर वोल्टेज सोर्स है तो इतना तो पता ही होगा कि वोल्टेज सोर्स कैसा होता है आपका, एक्टिव होता है, ये तो यहाँ के लिए। लेकिन इसमें दूसरी चीज भी पूछी है, ये बायलेटरल होता है या यूनिलेटरल होता है। हालांकि बायलेटरल यूनिलेटरल आपके सिलेबस में तो लिखा नहीं है,
लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कहीं कुछ सिलेबस से बाहर जाके आपके पूछ लिया जाए कि देखो, मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि बायलैटरल यूनिलैटरल आपका चेक कैसे करते हैं। जैसे आप अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो बायलैटरल के एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, आरएलसी, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये बायलैटरल है। जबकि यूनिलैटरल के एग्जाम्पल क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड, ये आपका यूनिलैटरल होता है। ठीक है, तो यूनिलैटरल का मतलब होता है कि करंट का डायरेक्शन सिर्फ सिंगल वे में हो सकता है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड है आपका, तो करंट सिर्फ पी टू एन ही आपकी फ्लो कर सकती है। एन टू पी रिवर्स बाइस हो जाता है। अगर हम बैटरी लगाएं तो एन टू पी अगर आप लगाओगे तो रिवर्स बाइस में काफी कम करंट फ्लो करती है। उसको अगर आइडियली बात करें तो जीरो ही रख लेते हैं। लेकिन यूनिलैटरल का मतलब कि करंट का कंडक्शन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है और बायलैटरल एलिमेंट में दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अब अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए तो ग्राफ को देख के हम कैसे बताएंगे कि जो है यूनिलैटरल एलिमेंट है या आपका बायलैटरल एलिमेंट है, तो वो थोड़ा एग्जांपल से देख के समझते हैं, उसके बाद फिर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, जैसे सपोज करो ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, अभी हम ऐसे समझ लेते हैं। ये आपका कोई नॉर्मल ग्राफ है। ये क्वाड्रेंट आपको पता होंगे, ये फर्स्ट होते हैं, सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। तो अगर अपोजिट क्वाड्रेंट्स में ग्राफ अगर सिमिलर होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में ग्राफ आपका सिमिलर नेचर का होता है, अपोजिट मतलब फर्स्ट और थर्ड, ये सेकंड और फोर्थ में, तो आपका जो आपका जो एलिमेंट होता है वो बायलैटरल होता है। यदि आपका मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट्स में अगर ग्राफ सेम नहीं है तो हम उसको कह देते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट होता है, सिंपल। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है पहले। अच्छा हाँ, वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछा था, तो वोल्टेज सोर्स का ग्राफ आप देखो तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, तो ग्राफ ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से भी जाएगा तो यहीं से आपका फॉलो करेगा, तो यानी कि ये कैसा होगा, बायलैटरल तो होगा नहीं, यूनिलैटरल एलिमेंट होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 5 का, वो होगा आपका ऑप्शन सी। एक्टिव तो था ही, यूनिलैटरल एलिमेंट, क्योंकि देखो वोल्टेज सोर्स का तो ग्राफ ऐसे ही जाता है ना, ये वोल्टेज, ये आपका करंट, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है आपका। ठीक है, इधर ना ना इधर ग्राफ एक्सटेंड होता है, ना इधर होता है, ना इधर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो आपका वोल्टेज सोर्स था ये था आपका एक्टिव एंड आपका ये यूनिलेटरल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में क्या ट्रू है, जीरो रेजिस्टेंस, स्मॉल ईएमएफ, लार्ज ईएमएफ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर बात किया जाए तो उसका जीरो रेजिस्टेंस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। विच जीरो वोल्ट्स ऑन बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट आइडियली शुड हैव। अगर जीरो वोल्ट्स हैं इनपुट और इनपुट्स पे, ओपैम्प आइडियली ओपैम्प का जो अगर आइडियल ओपैम्प है तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, सवाल ये है। तो है इक्वल टू द पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, इक्वल टू द नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, इक्वल टू जीरो, या इक्वल टू सीएमएमआर। कहने का मतलब है अगर दोनों वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जीरो है और ओपैम्प आपका आइडियल है तो आउटपुट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जीरो होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, of the listed value the most realistic value for open loop voltage gain of the op amp is, क्या होना चाहिए। तो ये सबको पता है कि ओपन लूप वोल्टेज गेन ओप एम्प की काफी ज्यादा हाई होती है, प्रैक्टिकल ओप एम्प की 10 के पावर 6 के पास होती है। तो आप देख लो 10 के पावर 6 की कौन सी वैल्यू है, डी ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। तो नॉर कैसे बनता है, और प्लस नॉट, नॉर बनता है आपका। तो वही पूछा है कि द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई एंड, नैंड, नॉट, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नॉट गेट। क्योंकि नॉर कैसे बनता है, नॉर को आप कैसे बनाते हो, और प्लस नॉट। ऐसे ही तो मैंने बाइफरकेशन बताया था कि पहले और बनाओगे, उसके आगे एक नॉट लगा देना, तो आपका नॉर गेट बन जाता है, नॉर। ठीक है, ये आपके इनपुट्स होंगे ए बी।
यहाँ ए प्लस बी आया और यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, तो इसके जितने भी सर्किट डायग्राम होता है, ट्रुथ टेबल होते हैं, ये जरूर देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 11, द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई, तो नैंड क्या होता है, एंड प्लस नॉट, नॉट करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ, तो डिजिटल सर्किट जो है रिपीटेड यूज ऑफ किससे बनाया जा सकते हैं, तो देखो कहने का मतलब है कि कौन से गेट यूज करके हम बाकी सारे गेट बना सकते हैं। तो मैंने बताया था कुछ गेट्स होते हैं यूनिवर्सल गेट जिसको कहते हैं, जो नैंड और नॉर का यूज करके हम बाकी सारे गेट बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं सारे, और एंड जितने सारे गेट्स होते हैं वो हम बना सकते हैं यूनिवर्सल गेट का यूज करके। तो यही पूछा था कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट्स। ठीक है, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, मैंने बताया अभी था क्लास में। यूनिवर्सल का मतलब ही यही होता है कि इनसे बाकी सारे गेट्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है आपका, flow of an electric current, the sum of all current impressed by one line of magnetic field, the passage of magnetic field through an existing exciting coil, the voltage across two ends of the exciting coil। करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट ऑफ द कॉइल, एम्पियर टर्न्स के बारे में पूछा है। द एम्पियर टर्न्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड द करंट ऑफ द कॉइल, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, द नंबर ऑफ ऑल टर्न्स ऑफ द कॉइल, या द टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। तो एम्पियर टर्न्स होता है, यानी कि एम्पियर हो गया करंट की यूनिट, टर्न्स हो गया आपका एन, एन इंटू आई होता है एम्पियर टर्न्स, इसको ऐसे ही लिखते हो ना, एन इंटू आई। तो यही द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट ऑफ द कॉइल। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, कि एम्पियर टर्न्स क्या होता है, एम्पियर आपका करंट, टर्न्स एन, तो एन इंटू आई, तो वही लिखा है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट ऑफ द कॉइल। अब क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का अपोजिट, वाई इक्वल्स टू 1/z होता है आपका। तो z क्या की यूनिट, इम्पिडेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। ठीक है, तो एडमिटेंस क्या क्या होगी, ओम इनवर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ए है ओम, हेनरी, फैरेड, या डी ओम इनवर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, एज द इम्पिडेंस इंक्रीजेस एडमिटेंस इज, तो इम्पिडेंस और एडमिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इम्पिडेंस अगर बढ़ेगा तो एडमिटेंस घटना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 17, station transformers are generally used for providing generator voltage to transmission, providing power to load from transmission, isolating DC, या ऑप्शन डी है टू सप्लाई पावर सेक्शन ऑक्सिलरी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी। इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज, बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर वे, अगर डीसी शंट मोटर की हम स्पीड बढ़ा दें तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, तो जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो अगर तो जो ऑप्शन है आपका डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, या इंक्रीज देन डिक्रीज, तो बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि जो बैक ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, the large large number of slots in induction motor provides better overload capacity, reduce overload capacity, provides bigger size of motor, या reduce the size of motor। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, provides better overload capacity। Question number 20, the good power factor of an induction motor can be achieved if the average flux density in air gap is large, small, infinity, या absent। ठीक है, तो पूछा था कि गुड पावर फैक्टर जो होता है इंडक्शन मोटर में वो कैसे अचीव किया जा सकता है, इफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बात किया है, तो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी आपकी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये कुछ 18-20 क्वेश्चन आपके हो गए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें
एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।